हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं जॉन कारपेंटर की एपोकलिप्स ट्रायलॉजी में से एक फिल्म को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है प्रिंस ऑफ डार्कनेस, जो कि 1987 में रिलीज की गई थी। इस ट्रायलॉजी की और दो फिल्मों के नाम हैं द थिंग और इन द माउथ ऑफ मैडनेस। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस फिल्म के अंदर टिपिकल हॉरर और सैटन के कॉन्सेप्ट से हटकर बातें की गई है, जो कि काफी अलग पर्सपेक्टिव है। और अगर आपको इस फिल्म को हिंदी में देखना है तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक ओवर देयर। इस वीडियो में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वॉच टिल द एंड। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिल्म की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया में, जहां फादर कार्लटन अपने साथ एक छोटे से बॉक्स और डायरी को संभालते हुए मारे जाते हैं। इस चीज को एक सिस्टर और एक प्रीस्ट डोनाल्ड प्रेजेंस आकर देखते हैं, जहां सिस्टर ये बताती है कि ये नेक्स्ट डे कुछ बताने वाले थे, बट अब बस ये बॉक्स और डायरी ही रह गई है। हम ये भी देखते हैं कि अर्थ पर काफी सारे बदलाव आ रहे हैं, जैसे आसमान का डार्क रहना, सूरज और चांद का अजीब सा बिहेवियर, एंड्स का अजीब से वे में हर जगह पर सक्रिय होना इत्यादि। खैर, अब प्रीस्ट फादर कार्लटन के द्वारा पाई गई डायरी और उस बॉक्स को ओपन करते हैं और उस बॉक्स से एक जगह की चाबी मिलती है, जो कि एक चर्च के सीक्रेट चैम्बर की चाबी थी। वो उस चैम्बर में जाते हैं और कुछ शॉकिंग डिस्कवर करते हैं, जिसके लिए वो अब प्रोफेसर बायरक को एक खत लिखते हैं और एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलकर इस ओल्ड चर्च के सीक्रेट चैम्बर में जाते हैं, जहाँ पर प्रीस्ट प्रोफेसर को बताते हैं कि फादर कार्लटन द ब्रदरहुड ऑफ स्लीप नामक ऑर्डर के मेंबर थे, जो कि इस जगह की रखवाली करते आ रहे थे। इस चैम्बर के बारे में वेटिकन तक को भी अंदाजा नहीं था और ब्रदरहुड ऑफ स्लीप के ऑर्डर को कोई भी क्वेश्चन नहीं किया करता था, मीनिंग दे वर वे ओल्डर देन वेटिकन्स। खैर, अब चैम्बर में जाकर उनको दो चीजें दिखती हैं। सबसे पहले तो एक किताब जो कि 2000 सालों से भी पुरानी थी, जिसके अंदर 3 भाषाओं में लिखा गया था, जो कि थी कॉप्टिक, ग्रीक नंबर्स एंड लैटिन। खास बात ये थी कि इस किताब में एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार एक के ऊपर एक बार राइटिंग की गई थी, ताकि जो कुछ भी लिखा है वो मिट ना जाए। पर शॉकिंग चीज ये नहीं बल्कि उनके सामने रखा एक चैम्बर था, जिसके अंदर ढेर सारा ग्रीन लिक्विड था, जो कि उस चैम्बर के अंदर घूम रहा था, एज इफ इट वाज अलाइव। प्रोफेसर प्रीस्ट से पूछते हैं कि आखिर ये है क्या, तो प्रीस्ट बस ये कहते हैं कि ये एक ऐसा राज है जो हम छुपा नहीं सकते और धरती में बदलाव शुरू हो गया है। यहाँ पर एक मेटाफिजिशियन ब्रायन को एक न्यूज सुनाई और दिखाई देती है कि अचानक से ही स्पेस में सुपरनोवा डिस्कवर किया गया है, जिसके चलते कुछ ऐसे पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं जो कि इस धरती पर इंसानों के आने से पहले से मौजूद थे। जिसको सुनकर ब्रायन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। अब सारी बातें प्रोफेसर को पता थी, जो कि हम थोड़ी देर में जानेंगे। अब इसके चलते प्रोफेसर कई सारे फिजिसिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की एक टीम तैयार करते हैं, जो कि उनके स्टूडेंट्स थे। इस टीम के अंदर थे लव बर्ड्स एंड मेन कैरेक्टर्स ब्रायन, जो कि मेटाफिजिशियन था, और कैथरीन डैनफोर्थ, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सपर्ट थी। उनका दोस्त वॉल्टर, जो कि अपनी लव डेट छोड़कर यहाँ आया था। देन डॉक्टर पॉल लेई और उनका असिस्टेंट एकिंसन, सूजन और उसका साथी मलिन्स, जो कि रेडियोलॉजिस्ट थे, लीसा, जो कि इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में सबकी मदद कर रही थी, कैल्डर, जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, एंड कुछ और लोग जो कि इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे थे, लाइक फ्रैंक, केली और लोमैक्स। बेसिकली ये सब यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि प्रीस्ट को प्रोफेसर की मदद से इस राज को और इस किताब को साइंटिफिक तरह से एक्सप्लेन करके बाकी दुनिया को वार्न करना था, क्योंकि अगर कोई बिना रिसर्च के इस चीज को देखता या सुनता तो वो इस चीज को एक फेरी टेल मानता। अब यहाँ पर जब प्रीस्ट चर्च के पास आते हैं तो एक लेडी वहाँ पर आकर प्रीस्ट के हाथों को पकड़कर एक डेमोनिक वॉइस में कहती है कि थैंक यू फादर कि आपने चर्च के दरवाजे फिर से खोल दिए। एंड हम ये भी देख पाते हैं कि ढेर सारे होमलेस पीपल काइंड ऑफ पॉजेस्ड हो गए थे और उन्होंने इस चर्च को घेर लिया था। बट सब लोग अब इस लिक्विड और बुक को स्टडी करने में लग जाते हैं, जिसके चलते उनको काफी शॉकिंग चीजें पता चलती है और कैली के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है, जो कि धीरे धीरे वर्स होती जाती है। खैर बुक को ट्रांसलेट करने पर पता लगता है
कि ये ग्रीन लिक्विड कुछ और नहीं बल्कि सेटन या डेविल है, एक लिक्विड फॉर्म में, जिसको उसके फादर ने यहाँ पर कई हजारों साल पहले लॉक कर दिया था। ये वो शक्ति थी जो कि इंसानों से पहले इस धरती पर आई थी और समहाउ उसको डार्क वर्ल्ड में कैद कर दिया गया था, जिसके चलते वो अपने बेटे सेटन या डेविल को यहाँ इस लिक्विड के फॉर्म में बंद करके चले गए। ये जो किताब की इंफॉर्मेशन और सब कुछ है वो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स के द्वारा बनाई गई है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जानते थे कि ये सेटन है जो यहाँ पर है, इसलिए ये चर्च बनाया गया और द ब्रदरहुड ऑफ स्लीप की फॉर्मेशन हुई। अब हुआ ये कि सेटन के लिक्विड फॉर्म से भी लोग इन्फ्लुएंस होकर उसको फॉलो कर रहे थे, जिसके चलते जीसस क्राइस्ट ने धरती छोड़ने से पहले अपने फॉलोअर्स को बताया कि ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए अभी इंसानियत तैयार नहीं है और इसको साइंटिफिकली प्रूव करना जरूरी है, जिसके लिए ही ये सब यहाँ पर थे। बट यहाँ से चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, एज जो डेटा उन लोगों को इस सेटन लिक्विड से मिलता है वो ऐसी इंफॉर्मेशन मशीन्स के थ्रू दे रहा था जो कि इम्पॉसिबल थी। कार्बन डेटिंग के जरिए सूजन बताती है कि ये चैम्बर 7 मिलियन ईयर्स पुराना है और इस चैम्बर का लॉकिंग मैकेनिज्म जो है वो बस अंदर से खुल सकता है और बाहर से उसको खोला नहीं जा सकता, एज इफ ये ऑन पर्पस किया गया था। बट यहाँ पर फिल्म की एक गलती है, कार्बन डेटिंग 7 मिलियन ईयर्स तक का पता नहीं लगा सकती, मैक्सिमम 50,000 ईयर्स। एनीवेज, अब धीरे धीरे करके ये सेटन लिक्विड सबको पजेस करने लगता है और मारने लगता है। सबसे पहले इसका शिकार होता है डॉक्टर पॉल का असिस्टेंट, जो कि अपना काम करके जा रहा था, लेकिन होमलेस ग्रुप का लीडर उसको बाइसाइकिल रॉड से मार देता है। अगला नंबर आता है सूजन का, जो कि ये नोटिस करती है कि ये लिक्विड खुद पे खुद ऊपर सरफेस पर जाकर इकट्ठा हो रहा है एंड सडनली साइकोकाइनेसिस यानी माइंड डायरेक्टेड एनर्जी से लिक्विड को सूजन के ऊपर फेंकता है, जिससे सूजन पजेस्ड हो जाती है। इस चीज को ब्रायन नोटिस करता है और प्रोफेसर को दिखाता है, जिससे वो सब समझ जाते हैं कि यहाँ काफी कुछ गड़बड़ है। इन सब के चलते फ्रैंक सेटन वाली बातों पर यकीन नहीं करता और चर्च से बाहर आ जाता है। पर तभी वहाँ पर सूजन आती है और वो बाकी सभी होमलेस लोगों को ऑर्डर देती है। तभी वही सेम औरत जिसने प्रीस्ट को डेमोनिक वॉइस में थैंक यू कहा था, वो उसको एक सीजर से मार देती है और उसके ऊपर ढेर सारे काले कीड़े आते हैं, जिसके अंदर भी सेटन का इन्फ्लुएंस था। एज प्रोफेसर बायरेक के अकॉर्डिंग एक थ्योरी थी कि अगर प्रीस्ट के हिसाब से गॉड हर एक एटम और सब एटॉमिक लेवल पर है तो हर एक एटम का एक एंटी एटम होता है, यानी कि एंटी गॉड, जो कि एक मिरर रिफ्लेक्शन है। यानी कि इस धरती पर गॉड है लेकिन मिरर वर्ल्ड में एंटी गॉड। तो ये छोटे छोटे एंटी एटम से सेटन का हिस्सा थे, जो कि हर एक छोटे से छोटे जीव को अपने काबू में कर रहे थे। सबसे पहले वो एंट्स, देन कीड़े, आसमान, धरती इत्यादि। यहाँ पर एक और स्ट्रेंज चीज होती है कि वॉल्टर को एक ड्रीम आता है जहाँ पर एक मैसेज ट्रांसमिट हो रहा था फ्यूचर से कि वहाँ पर एक चर्च है जहाँ से एक ब्लैक फिगर बाहर आ रहा है जिसको इनको रोकना होगा। वॉल्टर अचानक से ही नींद से जाग उठता है और उसको सूजन नजर आती है जो कि पजेस थी। सूजन को मलिन्स ढूंढता हुआ आता है और वॉल्टर उसको चैम्बर में चेक करने के लिए कहता है और बस उसी वक्त मलिन्स को भी सूजन जान से मार देती है और ये लिक्विड उसको भी पजेस्ट कर लेता है। यानी कि सैटर्न के इस रूप की खासियत ये थी कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर देना। देन सूजन पजेस करती है लीजा को और इसी बीच प्रोफेसर को भी सेम ड्रीम आता है जहाँ पर फ्यूचर का एक मैसेज था और वहाँ सेम चर्च के सामने एक ब्लैक फिगर बाहर आ रही थी। यहाँ पर एक काफी डरावना सीन आता है और सब लोग ये देखते हैं कि चर्च के बाहर कीड़ों से घिरा हुआ फ्रैंक खड़ा हुआ है, जिसकी आंखें काली थी और वो एक मैसेज कह रहा था, हेलो, आई हैव अ मैसेज फॉर यू एंड यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, प्रे फॉर डेथ। और बस अचानक से ही उसकी बॉडी अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसके ऊपर कीड़े ही कीड़े थे और सब लोग डर जाते हैं। नाउ केली के हाथ पर जो चोट लगी थी उसका दर्द तो ठीक हो गया था, लेकिन कैथरीन उस चोट को जब देखती है तो उसके अंदर एक मार्क बना हुआ था जो कि एक एंशिएंट सिंबल था। केली इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जाकर आराम करने लगती है। जिस बीच कैल्डर वहाँ आता है, जिसको लीजा कुछ टाइप करती हुई दिखाई देती है कि आई लिव, you will not be saved by Holy Ghost. You will not be saved by God Plutonium. In fact, you will not be saved.
यहाँ पर गॉड प्लूटोनियम मतलब है न्यूक्लियर वेपन्स, मीनिंग सैटर्न वेपन्स से भी डरता नहीं है। अब लीजा और सूजन उसको अपने काबू में कर लेती है, यानी कि पोजीशन। प्रोफेसर और प्रीस्ट आपस में इस ड्रीम के बारे में बात कर ही रहे थे कि ये जो ड्रीम्स है वो इस जगह की रखवाली करने वालों को भी आया करते थे और सबका ड्रीम एक जैसा ही था, लेकिन ये ड्रीम धीरे धीरे अनफोल्ड होता था। ये सब अब बाकी सभी बचे हुए लोगों के पास आ जाते हैं, जहाँ पर एक पजेस्ड कैल्डर आता है और एक लकड़ी के सहारे खुद का ही गला काट देता है, जिसको देखकर प्रीस्ट समझ जाता है कि सैटर्न ने काफी लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। कैल्डर ने खुद का गला इसलिए काटा क्योंकि वो सैटर्न के काबू में नहीं आना चाहता था। ये सब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैटर्न के फॉलोअर्स ने पूरे चर्च को बाहर से बंद कर दिया था। अब सब लोग इस ड्रीम के बारे में बात करते हैं, तो ब्रायन टार्कियन पार्टिकल के बारे में बताता है कि हो सकता है ये एक टार्कियन पार्टिकल हो सकता है, जिससे फ्यूचर के विजन्स और प्री रिकॉर्डेड फुटेज उनको दिखाई जा रही है। यहाँ टार्कियन पार्टिकल के बारे में बात करें तो ये पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रैवल करके पास्ट में जाता हुआ प्रतीत हो सकता है। ब्रायन का कहना था कि ये ड्रीम इसलिए आ रहा है ताकि वो प्रेजेंट की चीज को रोककर फ्यूचर चेंज कर सके। ये कोई ह्यूमन ही है जो उनको फ्यूचर के विजन्स दिखा रहा है। खैर, इस बीच एक चीज होती है कि कैली के सामने लीजा और सूजन सैटर्न के उस लिक्विड चैम्बर को रख देते हैं और बस जब वॉल्टर वहाँ पर आता है तो वो ये देखता है कि वो पूरा का पूरा लिक्विड कैली के अंदर समा रहा होता है, यानी कि वो चोजन वन थी। उसके हाथ में जो सिंबल था वो इसी चीज का सिंबल था। वो सैटर्न के लिए एक वेसल थी। वॉल्टर अब उसी रूम के अंदर जाकर बंद हो जाता है, जिस बीच डॉक्टर ले भी पजेस्ड हो जाता है। बाकी जितने भी मरे हुए लोग थे वो भी पजेस्ड होकर इन पर हमला करने आ जाते हैं और उनसे बचकर दूसरे रूम में प्रोफेसर, ब्रायन, कैथरीन और लोमैक्स छुप जाते हैं। प्रीस्ट मौके का फायदा उठाकर किसी दूसरे रूम में छुप जाता है और जीसस क्राइस्ट से मदद के लिए गुहार लगाता है। वॉल्टर यहाँ पर एंटी क्राइस्ट यानी कि सैटर्न के रीइंकार्नेशन को देखता है। कैली का मॉलिक्यूलर लेवल और बोन स्ट्रक्चर बदलने लगता है। इस चीज के चलते बाकी सभी फॉलोअर जहाँ थे वहीं पर रुक जाते हैं। अचानक से ही कैथरीन को भी सेम ड्रीम आता है और उसको भी चर्च से एक ब्लैक फिगर बाहर आती हुई दिख रही है। इन ड्रीम्स में हर बार इस फिगर में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है। वॉल्टर और ब्रायन अगल बगल के रूम में ही थे, तो ब्रायन समेत बाकी सब वहाँ वॉल के अंदर होल करके वॉल्टर को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई घंटे लगते हैं और सुबह से शाम हो जाती है। जिस बीच कैली धीरे धीरे एंटी क्राइस्ट के रूप में जन्म लेती है, जिसके पास टेलीकिनेसिस और रीजनरेशन प्रकार की शक्तियाँ थी। प्रोफेसर को समझ आता है कि अभी तक क्यों ये लिक्विड वहाँ पर शांति से रखा हुआ था, क्योंकि वो एक वेसल का इंतजार कर रहा था और पहले के लोग समझदार थे, जिसके चलते वो इस लिक्विड को कंटेन करने में कामयाब रहे। असल में शुरुआत में जो फादर कार्लटन मारे गए थे वो असल में अपना काम किसी और को देने वाले थे, यानी कि वो काफी सारे राज और सैटर्न को रोकने के तरीके बताने वाले थे, लेकिन सैटर्न की शक्तियों के चलते वो पहले ही मार दिए गए, जिसके चलते ऐसा हुआ। सैटर्न यही चाहता था कि यहाँ काफी सारे लोग आए ताकि वो किसी एक को वेसल बना ले और उसके अंदर जन्म ले। इस चीज को साइंटिफिक तरह से एक्सप्लेन करने वाली चीजें जो किताब में लिखी थी वो सैटर्न ने जानबूझकर लिखवाई ताकि वो जिंदा हो सके। ही इज द डिसीवर एंड यही रीजन था कि वो बस कीड़े मकोड़ों के जरिए लोगों को पजेस कर पा रहा था। फुल पावर में आने के लिए ही नीडेड अ होस्ट, जो कि कैली बनी, एज वो काफी शाई और इनोसेंट थी। खैर, कैली बहुत ही गंदे रूप में आ जाती है और वो लीजा सूजन को ऑर्डर देती है कि वो वॉल्टर को भी अपने कब्जे में ले ले, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि वॉल्टर को ब्रायन और उसके साथी बचा लेते हैं और यहाँ पर वो टेलीकिनेसिस वाली शक्तियाँ भी इस्तेमाल करती है। वो सब लीजा और सूजन को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन इसी बीच लोमैक्स पर भी मलिन्स आकर हमला कर देता है और वो लिक्विड उसको भी पजेस कर लेता है, बट ब्रायन नॉक्स मलिन आउट। यहाँ पर कैली यानी कि सैटर्न अपने डैड यानी कि एंटी गॉड, जो कि फर्स्ट एविल गॉड है, उसको इस दुनिया में लाने के लिए अपने सामने पड़े छोटे से मिरर के अंदर फिंगर सेंटर करती है, लेकिन वो काम नहीं करता। वो फादर बोलती है, यानी कि सैटर्न का भी पिता, जो कि फर्स्ट एंटी गॉड था जो अर्थ पर आया था। अब यहाँ पर एक और क्रीपी चीज थी कि कैल्डर अजीब तरह से हंसने लगता है और प्रीस्ट वाले रूम में जाकर बड़े से मिरर के सामने रोने और हंसने लगता है, जहाँ पर आ जाती है कैली, जो कि मिरर के सामने फादर कहकर मिरर वर्ल्ड का पोर्टल ओपन कर देती है और एंटी गॉड को वहाँ से बाहर लाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रायन आता है, जो कि कार्लर पर हमला करके अपने साथ ले जाता है और
और प्रीस्ट कैली का हाथ एक एक्स से काट देता है, लेकिन कैली इंस्टेंटली अपना हाथ रीजनरेट कर लेती है। उसके बाद वो उसकी गर्दन भी काट देता है, लेकिन वो अपनी गर्दन को फिर से सेट कर लेती है। अब वो अपने टेलीकिनेसिस पावर से एक वार्डरोब को प्रीस्ट के लेफ्ट हैंड को दबा देती है और फिर एंटी गॉड को इस दुनिया में लाने के लिए तैयार करती है। हम एंटी गॉड का लाल हाथ साफ साफ देख पाते हैं, जिस दौरान कैथरीन आती है और कश्मकश में पड़ जाती है कि वो दुनिया को बचाए या अपने बॉयफ्रेंड ब्रायन को। तो वो अब दुनिया को बचाती है और खुद को कैली समेत सीधा डार्क वर्ल्ड यानी मिरर वर्ल्ड में धकेल देती है, जिसके चलते वो प्रीस्ट उस मिरर को ही तोड़ देता है और दुनिया बच जाती है। हम डार्क वर्ल्ड में देखते हैं कि कैसे कैथरीन तड़प रही होती है, बट पोर्टल बंद हो जाता है। इस भयानक नजारे को देखकर ब्रायन पूरी तरह से टूट जाता है और बाकी सब खुशी मनाते हैं कि उन्होंने एंटी गॉड को हरा दिया। सबके सब पजेस हुए लोगों के अंदर से सैटर्न का जो लिक्विड था वो धुआं बनकर उड़ जाता है और सब लोग ठीक हो जाते हैं। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि ब्रायन को भी वो ड्रीम फिर से आता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ वही था जिसको ये ड्रीम नहीं आया था। लेकिन इस बार उसको कोई डार्क फिगर नहीं बल्कि कैथरीन उस चर्च से बाहर आती हुई दिखाई देती है और ये मैसेज ईयर 1999 से 1987 में भेजा जा रहा था। वो अचानक से इस ड्रीम से उठता है और साइड में मुड़ता है, लेकिन वहाँ पर कैथरीन थी जो कि बिल्कुल कैली जैसे हाल में थी, यानी पजेस थी। देन वो रियल में जाग जाता है, यानी ड्रीम के अंदर ड्रीम। वो शॉक में उठता है और सीधा मिरर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो अपनी उंगलियों को उस मिरर पर छूता है और तभी अचानक से ही सीन कट हो जाता है और हम समझ पाते हैं कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है और बस फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी प्रिंस ऑफ डार्कनेस 1987 की कहानी। यहाँ पर हम ये जान पाए कि सैटर्न बेटा है एंटी गॉड का एंड खुद को इस धरती पर लाने के लिए उसने अपने बेटे को यहाँ जानबूझकर रख दिया एक लिक्विड फॉर्म में, ताकि सही वक्त आने पर वो अपने लिए एक वेसल ढूंढ ले और उसको धरती पर अनलीश कर दे। आई थिंक गॉड ने इस एंटी गॉड को उस मिरर वर्ल्ड यानी डार्क वर्ल्ड में कैद कर दिया होगा, क्योंकि उसके इरादे बस तबाही थी। और बात करें इन ड्रीम्स की, तो ये तो मुझे लगता है कि फाउंड फुटेज स्टाइल को जॉन कारपेंटर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। I mean, ये ड्रीम सीक्वेंस और मैसेज वाकई में क्रीपी थे। मूवी स्लोली गेट्स अंडर योर स्किन। शुरू में थोड़ी सी स्लो पेस फिल्म है, लेकिन धीरे धीरे जो राज खुलते हैं वो बहुत अच्छा है। अब इन ड्रीम सीक्वेंस में हमने देखा कि एक एंटी गॉड चर्च से बाहर आ रहा है, तो फ्यूचर के लोग इनको मैसेज भेज रहे थे कि इन सबको ये होने से रोकना है, और इन्होंने ऐसा किया भी। बट फ्यूचर चेंज हुआ तो, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए। एपोकलिप्स आखिर में आ ही गया, और वो भी कैथरीन के रूप में। मेरे हिसाब से एंड में जब ब्रायन को ये ड्रीम आया तो उसको लगा होगा कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, और उसने शायद से 10 साल तक उस चर्च में जाकर इस मिरर वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट पर काम किया और अपनी गर्लफ्रेंड को इस दुनिया में लाने की कोशिश की, क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो एंटी गॉड बन चुकी है। ऑब्वियस ही बात है कि जैसे कैली के अंदर सैटर्न था, तो एंटी गॉड ने कैथरीन को चुना एज अ ह्यूमन वेसल, ताकि कोई उसको पहचान न सके। ये सब बस मेरी थ्योरी है, क्योंकि फिल्म की एंडिंग काफी ज्यादा ओपन है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये बस ब्रायन का ड्रीम था और कुछ नहीं, लेकिन मुझे मेरी वाली थ्योरी ज्यादा रिलेटेबल लगती है। एंड यस, वो सुपरनोवा सैटर्न के एक्टिव होने से ही हुआ था, एंड अर्थ पर चेंजेस भी इसलिए ही आ रहे थे। काफी सारे लोगों को ये भी डाउट हो रहा होगा कि कंटेनर का जो पानी था, यानी सैटर्न लिक्विड ऊपर की तरफ क्यों बह रहा था। तो सैटर्न मिरर वर्ल्ड में था, जिसके कारण ऐसा हो रहा था। मिरर वर्ल्ड में हर चीज अपोजिट थी। लाइक पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, बट मिरर वर्ल्ड के कारण ये ऊपर की तरफ बह रहा था, जो कि खुद सैटर्न ही था। वन मोर थिंग कि कैल्डर की हंसी बहुत ही डरावनी थी, एंड कैली का फादर बोलना काफी फनी सा था। अपने फादर का नाम लेते ही पोर्टल ओपन हो गया था। खैर, आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये मूवी बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। मुझे पर्सनली ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। यहाँ पर साइंस और रिलीजन ने मिलकर काम करने की कोशिश की है। अब आप एंटी गॉड और सैटर्न में कंफ्यूज ना होना। एंटी गॉड रियल इविल गॉड है और सैटर्न उसका बेटा, यानी कि उसी का एक हिस्सा, जिसके जरिए एंटी गॉड इस दुनिया में आना चाहता था। एज गॉड ने एंटी गॉड को डार्क वर्ल्ड में कैद कर दिया था। यहाँ पर जो सैटर्न वाला कॉन्सेप्ट है वो बाकी सभी मूवी से डिफरेंट था, और श्योरली ये मूवी अपने टाइम से काफी ज्यादा आगे थी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए।
So I will see you in my next video. Till then, goodbye and stay safe.